जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। इस बार मैं आपके सामने लेके आया हूँ टॉपिक क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स। देखिए, बच्चों को खेल से जोड़ने की बात हम कर रहे हैं। बच्चों और खेल में क्या संबंध है उसकी बात करेंगे हम इस चैप्टर में। जानेंगे कि खेल से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़ायदा है उनके लिए। देखिए, बच्चे खेल तभी से खेलने लग जाते हैं जब उनके शरीर और मस्तिष्क का प्रारंभिक विकास शुरू हो जाता है। आप देखो, जब बच्चा 1-1.5 साल का हो जाए, जब वो चलने फिरने लगता है, तभी से ही वो कुछ ना कुछ खेलने और करने की कोशिश करेगा। कोई चीज़ उठाएगा, उसे फेंकेगा, उसे पीटने की कोशिश करेगा, कभी अपने बाल नोचेगा, कभी खड़ा होकर के 2 कदम चलने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसका शरीर और मस्तिष्क विकसित होना शुरू होता है, वो खेल में रुचि लेने लगता है। अर्थात जब उनका गामक विकास, आप समझो, गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तब से वो खेल में रुचि लेने लगते हैं। अब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है ये जानिए। मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास का अर्थ होता है जन्म से मृत्यु तक। जब बच्चा पैदा हुआ तब से ही उसका थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जन्म से मृत्यु तक की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सीखना ही विकास है। इस विकास में आप क्या देखो, जैसे बच्चा जब छोटा है, 1-1.5 साल का, भी समझा मैंने आपको, उठना बैठना चलना फिरना, दौड़ना कूदना, उछालना, किसी चीज को पकड़ना फेंकना, ये सब चीजें जो सीखता है वो सब गामक विकास में आता है। ये गामक विकास 2 प्रकार का होता है। किसी भी बच्चे में 2 प्रकार का होता है। एक है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। शरीर में जितने भी बड़े मांसपेशी है, जैसे पैर की हो गई, पीठ की, कमर की हो गई, जो भी बड़ी मांसपेशी है उनका विकास होता है। इसकी वजह से इसमें व्यक्ति या जो भी है बच्चा उठना बैठना चलना दौड़ना कूदना ये सब सीखता है। और जो फाइन मोटर डेवलपमेंट्स हैं उसमें शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। कौन सी छोटी मांसपेशी? जैसे हाथ की उंगलियों की, कलाई की, पैर के उंगलियों की, पैर के गट्टों की, जो एंकल जिसे बोलते हैं, इन छोटी छोटी, गर्दन की, इन छोटी छोटी मांसपेशियों की का विकास होता है। और इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति, जैसे भाला फेंकने की कला, उसमें ग्रिप बहुत मायने रखता है। डिस्कस फेंकने की कला, ग्रिप मायने रखता है। क्रिकेट की गेंद को पकड़ना, उसको घुमाना, टर्न कराना, ट्विस्ट कराना, फेंकना, या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, हारमोनियम बजा रहे हो, गिटार बजा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, तो इन सब चीज़ों में, या फिर बैडमिंटन और वॉलीबॉल में जब हम स्मैश मारते हैं तो हाथ का कलाई का कमाल होता है। जिम्नास्टिक करते हैं, आप देखते हो जिम्नास्टिक में बिल्कुल पैर के पंजों पर भी खड़े हो जाते हैं जब हम आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक कर रहे होते हैं, रिबन के थ्रू, या कई सारे तरीके होते हैं। फुटबॉल जब खेल रहे हैं तो स्किल्स करते हैं हम। आप देखते हो फ्री स्टाइल स्किल करने वाले पैर से बॉल को उठाते रहते हैं, उछालते रहते हैं, जगलिंग करते रहते हैं। फुटबॉल खेलते समय दूसरे खिलाड़ी को चकमा देने के लिए डोज करते हैं। हॉकी खेलते समय चकमा देते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी फाइन मोटर डेवलपमेंट्स में आता है, जिसमें शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों विकास होने के कारण ये स्किल्स, ये कौशल किसी भी व्यक्ति में या बच्चे में विकसित हो पाते हैं। अब देखो, मोटर डेवलपमेंट स्टेजेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में किन किन चरणों में मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास होता है। 3 चरण होते हैं, 3 स्टेजेस। एक अर्ली चाइल्डहुड, एक मिडिल चाइल्डहुड और एक लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है प्रारंभिक बाल्यकाल। अब प्रारंभिक बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष का होता है। इसे विद्यालय से पूर्व अवधि या प्री स्कूल पीरियड भी कहा जाता है। प्री स्कूल, ध्यान रखेंगे। इसमें बालक दौड़ना कूदना लटकना धकेलना खींचना ये सब सीखता है। प्री स्कूल पीरियड देखो ना, 3 वर्ष से 6 वर्ष, इसमें यही होगा। उसे दौड़ने, थोड़ा दौड़ना सीखेगा, कहीं छोटे छोटे कूदना सीखेगा, लटकना सीखेगा, एक दूसरे को धकेलना, किसी को मारना, कुछ खींचना छीनना, ये सब सीखेगा। फिर दूसरा है मिडिल चाइल्डहुड यानी कि मध्य बाल्यकाल। ये 7 से 10 वर्ष की उम्र तक में होता है। इस दौरान बच्चे और अधिक फुर्तीले हो जाते हैं। अपनी उम्र वालों से कॉम्पीट करने की तुलना होती है उनमें, मतलब प्रतियोगिता करने की, प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा होने लगती है।
उनका संतुलन और बेहतर हो जाता है, उनका जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, वो और अच्छा हो जाता है, चलने फिरने में और दक्षता मिल जाती है उन्हें। अब वो क्या करेंगे, भागते समय, दौड़ते समय ही कूदना सीख जाएंगे, कूद के कुछ पकड़ना या फिर छोटी छोटी कलाबाजियां करना, सब सीखने लगते हैं वो, क्योंकि उनके जो मसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं। हाथ पैर के मसल, कमर के साथ, आंख के साथ, मस्तिष्क के साथ ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। पहले से जो चीज़ सीख रखी है उन्होंने वो और बेहतर हो जाती है, जैसे बेहतर तरीके से फेंकना, बेहतर तरीके से कूदना, तेज दौड़ना आदि। इस उम्र में स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। कोई भी बच्चा किसी चीज़ को बेहतर और बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके अंदर स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। शरीर में मजबूती आ रही होती है, शरीर की लंबाई बढ़ रही होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचकता, वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं विकसित होती। इसीलिए इस उम्र में किसी भी बच्चे को खेल से जोड़ते समय या कुछ भी सिखाते समय जो नियम बनाने चाहिए हमें, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रखने चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ज़रूरत के हिसाब से नियम को कठिन कर दिया, ज़रूरत के हिसाब से नियम को आसान कर दिया। हमें नियम इसीलिए 19-20 करते रहना चाहिए। फिर तीसरा है लेट चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यकाल। ये 11 से 12 वर्ष की उम्र होती है, उत्तर बाल्यकाल। इसमें शरीर युवावस्था में प्रवेश कर जाता है। इस उम्र में मेल और फीमेल की शारीरिक शक्तियों में अंतर प्रारंभ हो जाता है। जो लड़का होगा उसका शरीर स्ट्रांग होने लगता है ज़्यादा, लड़कियों का शरीर उस रफ्तार से स्ट्रांग नहीं हो पाता, क्योंकि आप जानते हैं मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तेजी से बनने लगता है, तो उनके अंदर अलग तरीके के गुण विकसित होने लगते हैं, अलग तरीके की ताकत, उनकी हड्डियां और घनी होने लगेगी, शरीर और चौड़ा होने लगेगा, और महिलाओं में अलग तरीके से विकसित होने लगते हैं गुण। तो उनकी शक्तियों में अंतर प्रारंभ हो जाता है। इस उम्र में बच्चे और ज़्यादा अधिक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सीखने की इच्छा रखते हैं। भाई वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो मुझे आ गया, वो किसी को देखेंगे कि कोई बहुत बेहतरीन कर रहा है, किसी को अपना रोल मॉडल चुन लेंगे, उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इसमें उन्हें चोट भी लगती है पर फिर भी वो उस पर महारत हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं और सीख भी जाते हैं। इसीलिए इस उम्र में अध्यापक को या कोच को, जो भी हमें स्पोर्ट्स से जोड़ रहा है, उसे युक्तियों पर और कौशल पर, यानी कि बच्चे के स्किल्स पर अधिक जोर देना चाहिए, उसे उत्साहित प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपने स्किल्स को और बेहतर करने और सीखने की कोशिश करे। अब कौन कौन से फैक्टर्स मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, यानी कि गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगत कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर भी आप बोल सकते हो, जैविक कारक या वंशानुक्रम बोल सकते हो आप। जैसे कि जो गामक विकास है वो जीन्स से भी प्रभावित होता है। जीन्स यानी कि जो हमें माता पिता से प्राप्त हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर हमें जेनेटिकल यानी कि माता पिता से फास्ट ट्विच फाइबर्स प्राप्त हुए हैं या हमें स्लो ट्विच फाइबर्स प्राप्त हुए हैं। अब आप कहोगे जी फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आप मेरा मस्कुलर सिस्टम वाला वीडियो देखिए। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फास्ट ट्विच फाइबर्स वो होते हैं जो किसी की स्पीड को निर्धारित करते हैं। किसी के अंदर अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं तो उसके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और वो फास्ट गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा या उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। जो जिनमें स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो स्लो गेम्स में या जैसे लॉन्ग रनिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो वंशानुगत तौर पर जो हमें मिला है वो भी हमारे गामक विकास को प्रभावित करता है। आप देखते हो ना, कहते हैं कि कुछ बच्चे भाई दिमागी तौर पर बहुत तेज है, बिल्कुल बाप के गुण आए हैं इसमें, या बिल्कुल माँ के गुण आए हैं, बिल्कुल दिमाग से शातिर है, या बहुत चंचल बुद्धि है, या बहुत गुमसुम सा बैठा रहता है। डिपेंड करता है कि हमें हेरिडिटी में जीन्स किस प्रकार के मिले हैं। दूसरा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। गामक विकास में पोषण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर बच्चे को पौष्टिक आहार प्राप्त हो रहा है तो वो ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, और ज़्यादा शक्तिशाली होंगे या ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो वो
ज़्यादा बेहतर गामक विकास कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर मोटर डेवलपमेंट उनका हो पाएगा। क्योंकि जब कोई बीमार पड़ जाता है तो समझो कि एक बार बीमार पड़ने का मतलब है कि वो 15 दिन पीछे, महीने दिन पीछे चला गया, तो मोटर डेवलपमेंट प्रभावित होता है उससे। अगर बच्चों को पर्याप्त संतुलित पोषण नहीं मिलता है, उनमें ऊर्जा की कमी रहती है, थके थके से रहेंगे, ना शरीर का ठीक से ग्रोथ होगा। अब जब शरीर का ठीक से ग्रोथ नहीं होगा तो फिर विकास भी कैसे होगा। तो कम पोषण या असंतुलित पोषण की वजह से उनका गामक विकास ठीक से नहीं हो पाता। फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि वातावरणीय कारक, घर और बाहर का माहौल। आप देखिए, घर के अंदर अगर माँ बाप एक्टिव हैं, बच्चे के साथ खेलते हैं, उसे समझाते हैं और उसके साथ अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करने में मन लगाते हैं, तो बच्चा भी उनके साथ मन लगा के खेलता है, सीखता है, उनको देख के कॉपी करता है, क्योंकि सबसे पहले रोल मॉडल तो माँ है या पिता है। तो घर का माहौल अगर बढ़िया है या घर से अगर उसे सीखने को मिल रहा है तो उसका गामक विकास ज्यादा तेजी से होगा। बाहर का माहौल कैसा है इस बात पे भी निर्भर करता है। अगर बाहर का माहौल ऐसा है कि ना उसे कोई दोस्त मिल रहा है, ना खेलने को मिल रहा है, ना उसका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, सामाजिक मेलजोल हो ही नहीं रहा, तो उसका जो विकास है, उसका गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट उसका धीरे हो जाएगा। अगर बाहर का माहौल ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे उसकी उम्र के बच्चे हैं जिनके साथ वो खेल पाता है, कभी वो कॉम्पीट कर पाता है, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर पाता है, कभी किसी को देख के सीख पाता है, तो वहाँ से उसको और अच्छा सीखने को मिलेगा। इसके कारण उसका मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। फिर है जेंडर, यानी कि लिंग, यानी कि महिला या पुरुष। इस बात पे निर्भर करेगा कि गामक विकास कितनी तेजी से होगा, क्योंकि अगर पुरुष है तो उसका गामक विकास अलग तरीके से होगा और महिला है तो उसका गामक विकास अलग तरीके से होगा। कैसे? देखिए, अब महिला में मान लीजिए उम्र शुरू हो गई 10 से 12 के बाद से उम्र शुरू हो गई, तब महिला में हार्मोनल चेंजेस इस तरीके से आते हैं। महिला में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, उसके शरीर में ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, जिसके कारण एक महिला का शरीर कई बार कमज़ोर हो जाता है या फिर तरह तरह की परेशानियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है। उस कंडीशन शरीर को अधिक पौष्टिक आहार या अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर उस चीज़ की पूर्ति ना हो पाए, नहीं मिल पाए, तो उसका विकास धीमे पड़ सकता है। पुरुषों में ऐसा नहीं होता। तो महिला और पुरुष के शारीरिक बनावट के कारण उनका गामक विकास प्रभावित होता है, अलग अलग ढंग से होता है। फिर है कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि सांस्कृतिक परिवेश और रीति रिवाज। आप देखें कि अभी भी हमारे यहाँ गांव में इस प्रकार के रीति रिवाज हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनको ज़्यादा बाहर खेलने नहीं जाने देते, ज़्यादा पढ़ने नहीं जाने देते, दूर नहीं जाने देते। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि उनका सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, वो अपने उम्र के दूसरे बच्चों, लड़कियों या लड़कों के साथ खेल नहीं सकती हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि गामक विकास धीरे हो जाएगा, जो उनका मोटर डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कमज़ोर रह जाती हैं शारीरिक तौर पर। लेकिन आप देखो, अगर किसी लड़की को अगर मौका मिलता है कि बाहर जाके वो खेले, फिजिकल फिटनेस करे, ट्रेनिंग करे, थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट सीख ले या किसी खेल को चुन ले, तो उस कंडीशन में उसका शरीर सामान्य दूसरी लड़कियों के मुकाबले, जो नहीं जा पा रही है उनके मुकाबले, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होती है, उनका मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो सांस्कृतिक परिवेश है, जो रीति रिवाज है, ये सिर्फ महिलाओं पे ही नहीं है, ये पुरुषों में भी, यानी कि मेल में भी लागू होता है। अगर कई जगहों पे ऐसा होता है कि ज़्यादा छोटे बच्चे को जाने नहीं देते, उसको काम में लगा देंगे, ये भाई तू काम कर, क्या करेगा खेल करके, हमारे पीढ़ी का तो चूड़ी बनाने का काम है, या हमारी पीढ़ी का तो लोहार का काम है, या हमारी पीढ़ी का तो लकड़ी का काम है, तो इसी काम को ध्यान दे, फोकस कर। तो फिर वो जिस काम में लगा दिए जाते हैं, फिर वो उसी काम को सीखते रह जाते हैं, उनका दूसरी तरफ जो है मोटर डेवलपमेंट वो धीमे हो जाता है, उनका गामक विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। फिर अगला है बॉडी पोस्चरल डिफॉर्मिटी। बच्चों में अगर आसन से संबंधित किसी प्रकार की विकृति हो जाए, यानी कि उनका जो शरीर का आसन है, उनका बैठने का, चलने का, सोने का, या तो जन्म से खराब हो, जन्म से ही किसी बच्चे को कुबड़ हो, या फिर तकलीफ हो, शरीर उसका ठीक तरीके से बढ़ ना पाया हो, जिसके कारण कोई हाथ पांव छोटा रह गया हो,
उसके अंदर किसी प्रकार की दिव्यांगता आ गई हो, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी रह गई हो, चपटे पैर हो गए हो यानी कि फ्लैट फुट हो गया हो, आपस में घुटने टकराते हो यानी कि नॉकनी हो, या फिर बो लेग्स हो, या काइफोसिस लॉर्डोसिस, हम अभी पढ़ेंगे इनके बारे में आगे, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया है मैंने, और मैं आपको इसके अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। तो अगर इस प्रकार की कोई विकृति है, जन्मजात है अगर, तो सोच लो कि बच्चा मानसिक तौर पर कितना प्रभावित होगा। वो ना दूसरों के साथ उठेगा बैठेगा, ना खेलना पसंद करेगा, ना बाहर जाना पसंद करेगा, और अगर पसंद हो भी तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसका शरीर इस प्रकार की चुनौतियों को नहीं झेल पाएगा। इसकी वजह से गामक विकास प्रभावित हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट बिल्कुल हो ही नहीं पाता, बहुत कम हो पाता है। आजकल तो भारत में और पूरे विश्व में ही इस प्रकार की विकृति वाले लोगों के लिए भी विशेष प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं, जैसे पैरालंपिक्स या फिर गेम्स फॉर डिसेबल्ड कहते हैं। तो कुछ हद तक बदलाव हुए हैं, पर फिर भी आप ये समझ लीजिए कि उनका मोटर डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। फिर है सेंसरी इम्पेयरमेंट, यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी कि सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, अगर इस प्रकार का कोई इम्पेयरमेंट है, यानी कि कोई दुर्बलता है, कोई खराबी है शरीर में, तो फिर अब देखो ना, अगर कोई देख ही नहीं पाएगा या कोई सुन ही नहीं पाएगा तो वो उतने बेहतर तरीके से दूसरे के साथ मेल जोल रख नहीं पाएगा, ना वो खेल पाएगा, ना वो सामाजिक इंटरेक्शन करा पाएगा, ना वो शारीरिक इतना लोड उठा पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों की कमी की वजह से उसका मोटर डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। फिर है अगला फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कि शारीरिक क्रियाकलाप। अगर कोई बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता है, अगर वो घर से बाहर निकल के थोड़ा खेलने पे ध्यान नहीं देता, या घर के अंदर ही किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम नहीं करता है, तो उनका शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। उनको जो चीज़ जिस उम्र में सीखनी चाहिए उससे ले की उम्र में वो सीखते हैं, उनका मोटर डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर पर चुनौती दी जाती है, और जब हमारे शरीर को चुनौती मिलती है तो हमारा शरीर उससे उभर कर बाहर आता है और कोई भी चीज़ जल्दी से जल्दी सीखता है। अब देखिए, एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यायाम संबंधी क्या दिशा निर्देश होते हैं। जैसे शैशवावस्था के समय में, यानी कि जब इन्फेंसी हो, बिल्कुल जन्म से 2 साल तक के बच्चे के लिए क्या दिशा निर्देश होंगे। आप देखते होंगे घर में कि जब कोई छोटा बच्चा होता है बिल्कुल जन्म लेते ही, तो उसकी मालिश शुरू हो जाती है, उसके टांग हाथ की, पूरे शरीर की बहुत कस कस के मालिश की जाती है, ताकि हड्डियां सीधी हों, मजबूत हों। क्योंकि हड्डियां जैसे जैसे मजबूत होंगी, वो धीरे धीरे मांसपेशियां भी वहाँ के आसपास की मजबूत होंगी, और फिर मांसपेशियों के सहारे वो चलना उठना सीखना, बैठना सीख जाएगा, रेंगना सीख जाएगा। शुरू में जैसे ही वो 6 महीने 8 महीने का होता है, वो रेंगने लगता है। जैसे जैसे उसकी हड्डियां और मांसपेशी मजबूत होती हैं, वो रेंगने लगेगा, घुटनों के बल चलने लगेगा। लोग क्या करते हैं, उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश करते हैं, या फिर वॉकर पे डाल के उसको थोड़ा बहुत चलाने की कोशिश करते हैं। उसको, बच्चे को जब वो घूमने और पलटने लगता है, थोड़ा खड़ा होकर चलने की कोशिश करेगा, 1 साल का हो जाएगा जब, तो उसको छोटे छोटे खिलौने देने चाहिए, ताकि वो उस खिलौने के बारे में जाने, उसको समझे, उसके साथ खेले, उसको चाहे वो पटक दे, उसको तोड़ दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करे। अगर आप देखो कि बच्चे के सामने आप छोटी सी लकड़ी उठा करके इधर से उधर फेंकने लगो, तो वो आपकी कॉपी करने की कोशिश करेगा, वो उस लकड़ी को उठा के फेंकेगा, जैसा आप करोगे वैसा करने की कोशिश करेगा। आप उसके सामने गेंद रख दीजिए और थोड़ा सा उसमें लात मार दीजिए, किक कर दीजिए उसे, तो वो बच्चा भी उसको किक करने की कोशिश करेगा। तो जन्म से 2 साल तक की उम्र में बहुत हल्की हल्की छोटी छोटी चीज़ें देनी चाहिए, ताकि वो ठीक से चलना सीख ले और अपना बैलेंस बनाना सीख ले। फिर है पूर्ण बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, 3 to 7 ईयर्स, 3 से 7 साल की उम्र तक में। अब इसमें आपका बच्चा थोड़ा तेज दौड़ना, थोड़ा कूदना, हाथ से बॉल को पकड़ना फेंकना, ये सब कुछ सीख चुका है। तो इस कंडीशन में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और अच्छा करवाने में मदद करें, ना कि फाइन मूवमेंट पर जोर दें।
अब आप सोचो कि 3 साल का बच्चा है, आप उसको ये कहो कि बॉल को स्विंग कर या उसे स्विंग कराना सिखाने लगो, तो क्या होगा? वो सीख नहीं पाएगा। आप भी गुस्सा होगे, झल्लाओगे, उसे भी डांटोगे, कुछ भी ऐसा। तो सब कुछ उम्र के हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल एप्रोप्रिएट। अब इस उम्र में उसे बॉल को ठीक से फेंकना ही सिखाना बहुत बड़ी बात है। तो हमें ऐसी चीजों पर जोर देना चाहिए जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स पर जोर ना दे, बिल्कुल सूक्ष्म गामक क्षमताओं पर जोर ना दे, बल्कि उसे मौज मस्ती वाले शारीरिक क्रियाओं में लगाए रहिए। उसे थोड़ा बहुत कुदाइए, थोड़ा नचाइए, थोड़ा दौड़ाइए, ताकि शरीर में डेवलपमेंट हो, ताकि शरीर में विकास हो, उसकी रुचि बने फिजिकल एक्टिविटीज में, बच्चा इंटरेस्ट लेने लगे, फिजिकल एक्टिविटीज को करना चाहे। जब 0 से 2 साल का होता है ना, यानी कि जब शैशवावस्था होता है, तब टीवी या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से तो बिल्कुल दूर रखिए, जो कि उसकी आंखों को या उसके मस्तिष्क को, उसकी सेहत को प्रभावित करे। इस प्रकार के डिवाइस से बिल्कुल दूर रखना है। लेकिन जब वो पूर्ण बाल्यावस्था में है, यानी कि 3 से 7 साल की उम्र में है, तब उसे आधा घंटा या 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम को टीवी पर देखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें उसे बच्चे दिखाई दें या फिर वो उसकी उम्र के बच्चों के द्वारा किया जाने वाला कोई कार्यक्रम ऐसा हो जिसे देख के उसका इंटरेस्ट बने और वो नई नई चीजों में रुचि लेने लगे। ऐसे कार्यक्रम को देखने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। फिर है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज, और ये 8 से 12 साल की उम्र तक की स्टेज होती है। इसमें बच्चों को पहले से थोड़ा ज्यादा टिपिकल, जैसे अब आप बच्चे को ये कह सकते हो कि अगर क्रिकेट की बॉल फेंकना उसे आता है, तो अब उस बॉल को तरह तरह से फेंकने की कोशिश करे। आप उसे अब तरह तरह से बॉल फेंकने की कोशिश करने में लगा सकते हो, बॉल को स्विंग कराने में, बॉल को तेज फेंकने में। या फिर अगर कोई फुटबॉल का प्लेयर है, तो पहले तो आप बस उसे किक मारना सिखा रहे थे, अब आप उसे तरह तरह से जगलिंग करना या फिर बॉल को डोज करना, ये सब सीखने के लिए कह सकते हो, ताकि वो शरीर का नियंत्रण और शरीर की शक्ति का तालमेल प्राप्त कर सके। हालांकि ऐसी कोई एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए जो एंडोरेंस से संबंधित हो, मतलब जो उसकी शरीर की पूरी क्षमता को निचोड़ के रख दे, एक बच्चे की पूरी क्षमता को निचोड़ के रख दे। ऐसे क्रियाकलापों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। इस उम्र में बच्चे को थोड़ा टीम गेम पर भी बल देना चाहिए, ताकि वो दूसरों के साथ टीम में खेलना सीखे और उसके अंदर एक ऐसी भावना भी बने जिससे वो दूसरों के साथ भाईचारा या सामाजिक मेल बढ़ा सके। जब कोई बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, तो वो स्पर्धात्मक भावना, यानी कि कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी अपने अंदर उत्पन्न कर पाएगा। कॉम्पीट करने की इच्छा भी उसकी होगी। उसको थोड़ा थोड़ा सा एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे हल्की स्विमिंग या थोड़ी बहुत साइकिलिंग, या फिर थोड़ा बहुत एजिलिटी गेम्स, या थोड़ा ऐसी क्रियाएं जिसमें बैलेंस होता है, संतुलन बनाने की जरूरत पड़ती है, या यौगिक क्रियाएं, इन सब चीजों से परिचय करवाना चाहिए। इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा सिखाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद किशोरावस्था, यानी कि 13 से 19 की उम्र, एडोलसेंस जिसको बोलते हैं। इसमें बच्चे को सिंपल से थोड़ा हार्ड, यानी कि साधारण से बिल्कुल कठिन व्यायाम की तरफ बढ़ाना चाहिए। यहां पर एंडोरेंस संबंधित एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी सहन शक्ति को चुनौती दे, उसकी ताकत को चुनौती दे, जो उसकी स्पीड को चुनौती दे। ऐसे व्यायामों को, ऐसे एक्सरसाइजेस को, ऐसी एक्टिविटीज को कराना चाहिए। उसको पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह कराना, उसके शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने की एक्सरसाइज कराना, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, अभी आगे सिखाऊंगा मैं। थोड़ा बहुत जिम्नास्टिक, मतलब पर डे कम से कम 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए, जो उसकी सहन शक्ति को, ताकत को, उसकी स्पीड को, एजिलिटी को, इन सब चीज़ों को चुनौती दे। फिर है वयस्कता, एडल्टहुड। ये 19 साल या उससे ऊपर, जहां तक भी जाओ, 40, 50, 60, जहां तक भी देख लो आप। इस उम्र में जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो उनको डेली, यानी कि प्रतिदिन, रोजाना बिल्कुल उनको एक्टिवेट रखे, बिल्कुल एक्टिव रखे। और कोई एक खेल ऐसा चुन लेना चाहिए जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आए। या तो जरूरी नहीं कि वो उस खेल को बिल्कुल कंपटीशन की भावना से खेले, इस तरह से खेलें कि प्रतिदिन उसमें उनका मन लगा रहे, थोड़ा आनंद मिले,
स्ट्रेस कम हो जाए, दिमाग से तनाव कम हो जाए और शरीर की फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी हो जाए। जो आपने खाया है उसके हिसाब से कैलोरीज बर्न कर जाएं आप। मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए वेट ट्रेनिंग पे पूरा फोकस किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल में बिल्कुल हाई लेवल पे होता है, अपने उच्च स्तर पे होता है, और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी बिल्कुल उच्च स्तर पे होता है। वो बिल्कुल डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्हें अब किस फील्ड पर, किस रास्ते पे फोकस करना है। वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनका बिल्कुल एम, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लेरिफाइड होता है, बिल्कुल साफ होता है। अगर स्पोर्ट्स में है, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। एरोबिक व्यायाम, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज जिसमें पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स ये सब आते हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि ये आपके स्केलेटल मसल की पावर बढ़ाए, स्केलेटल मसल का एंडोरेंस बढ़ाए, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाए यानी कि घनत्व बढ़ा दे, आपके मसल्स का साइज बढ़ा दे, और सबसे मेन आपको पूरी तरह से फिट और एक्टिव रखे ताकि आप अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर सकें। अब देखिए, वेट ट्रेनिंग जिसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं, यानी कि भार प्रशिक्षण या प्रतिरोध प्रशिक्षण, आप सभी लोग वेट ट्रेनिंग से फैमिलियर होंगे, जानते होंगे वेट ट्रेनिंग के बारे में। वेट ट्रेनिंग का मतलब है कि एक प्रतिरोध लेके, एक डंबल लेके, आप सामने फिगर में आप देख रहे होंगे कि इस व्यक्ति ने हाथ में डंबल ले रखा है। डंबल लेके या फिर बारबेल लेके जो रॉड होती है, या फिर बिना किसी इक्विपमेंट्स के खुद शरीर के वजन से, जैसे कि पुशअप्स या पुलअप्स या सिटअप्स लगा के, क्योंकि इनमें बहुत वैरायटीज होती है, पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स में बहुत वैरायटीज होती हैं। या फिर रेजिस्टेंस बैंड लेके, आपने देखा होगा जिसको थायरा बैंड बोलते हैं लोग, इलास्टिक रबड़ होती है, अलग अलग स्ट्रेंथ की होती है, उसका प्रयोग करके वेट ट्रेनिंग किया जाता है। वेट ट्रेनिंग एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो खेल से नहीं जुड़ा है उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से शरीर बिल्कुल अनुकूलित रहता है। शरीर की मांसपेशी अपनी एक निश्चित ताकत को बनाए रखती हैं ताकि वो दैनिक दिनचर्या यानी कि डेली के काम को आसानी से बिल्कुल अच्छे से कर सके, और जो खिलाड़ी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हम वेट ट्रेनिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि उसके फायदे और नुकसान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वेट ट्रेनिंग के क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला, जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये मसल हाइपरट्रॉफी करता है। मसल हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है मांसपेशियों का आकार बढ़ा देना, मसल्स का साइज बढ़ा देना। आप देखो ना, वेट ट्रेनिंग करने से धीरे धीरे जो आपका डोला होता है वो 10 का 12 का हो जाएगा, फिर 14 का 16 का डोला, 46 की छाती बन जाती है ना। वो वेट ट्रेनिंग करने की वजह से होता है, मसल हाइपरट्रॉफी की वजह से भी होता है। मेंटेन्स गुड शेप ऑफ मसल, आपके मांसपेशियों का जो आकार है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आकार बढ़ेगा तो जरूर, पर आकार अच्छा भी हो जाएगा, बिल्कुल टोन रहेगी बॉडी, बिल्कुल सुडौल। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मसल, मांसपेशियों की ताकत बढ़ा देगा। जब आप वेट ट्रेनिंग शुरू करो तो देखो कि अगर शुरू में आपकी 10, 12, 15 किलो उठाने की क्षमता थी और धीरे धीरे महीने 2 महीने में आपकी क्षमता 35 किलो, 40 किलो, 50 किलो तक पहुंच चुकी है, ये क्या है? ये स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है वेट ट्रेनिंग करने से। फिर एनहेंसेस एथलेटिक परफॉर्मेंस, यानी कि एक खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार होता है, खेलकूद का प्रदर्शन सुधरता है। आप देखो, अगर आप भाला फेंकने वाला खेल खेलते हो या डिस्कस थ्रो वाला खेल खेलते हो, या फिर शॉर्ट पुट का आपका गेम है, या फिर आपका लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ट्रिपल जंप है, फुटबॉल का गेम है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कोई भी गेम आप देख लो, हर गेम में वेट ट्रेनिंग का फायदा है। रेसलिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, ये तो पूरी तरह से वेट ट्रेनिंग पर निर्भर है। पर जिस गेम को देख के आपको लगता हो कि यार इसमें क्या वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, उसमें भी वेट ट्रेनिंग फायदेमंद होता है। बस वही चेस और कैरम छोड़ दो, वो तो बैठ के खेलने वाले गेम है, चेस, कैरम और ताश, इनको इन गेमों को छोड़ दो। टेबल टेनिस में भी ज़्यादा वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, पर बैडमिंटन हो गया या टेनिस हो गया या फिर फुटबॉल, हॉकी और बाकी मैंने पहले बताए, इन सभी में वेट ट्रेनिंग का फायदा होता है। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और हम सामान्य के मुकाबले बहुत अधिक ताकत से खेल में अपना प्रदर्शन दे पाते हैं। स्मैश मारना हो, बहुत अधिक ताकत लगा पाओगे आप। फुटबॉल में किक मारनी हो, अब जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है वो किक करेगा तो थोड़ी दूर पे जाके बॉल गिर जाएगी, ज़्यादा दूर जाएगी नहीं। लेकिन अगर पैरों में स्ट्रेंथ है, कमर में स्ट्रेंथ है, तो किक मारोगे तो इस पार से उस पार ग्राउंड पार कर सकते हैं, हाफ ग्राउंड से गोल पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं।
तो वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आप समझ लो कि एक एथलीट का परफॉर्मेंस सुधरता है वेट ट्रेनिंग करने की वजह से। फिर है इंक्रीजेस बोन डेंसिटी, हड्डियों का घनत्व, हड्डियों की मजबूती बढ़ जाती है, हड्डियां और अधिक मजबूत और अधिक घनी हो जाती हैं वेट ट्रेनिंग करने से। इंक्रीजेस एनारोबिक कैपेसिटी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में भी प्रदर्शन देने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम वजन उठाते हैं तो हमारा शरीर एनारोबिक होके वेट उठाता है। तो जब एनारोबिक होके वेट उठाता है तो जाहिर सी बात है कि क्षमता बढ़ जाती है। फिर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फैट, जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये फैट कम करने में मदद करता है। आप देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप कार्डियो करोगे, जब रनिंग करोगे, तो आप जब तक दौड़ रहे हो 20 मिनट 40 मिनट 50 मिनट, तब तक आप शरीर फैट को तोड़ रहा है। लेकिन जब आपने ट्रेनिंग खत्म कर दी, रनिंग खत्म कर दी, तो आपका शरीर फैट तोड़ना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपने जिस बॉडी पार्ट को टारगेट किया है, अगर आपने बाइसेप्स की वेट ट्रेनिंग की है या ट्राइसेप्स की वेट ट्रेनिंग की है या बैक की है, तो जिस हिस्से की वेट ट्रेनिंग की है उस हिस्से से फैट आपका ट्रेनिंग खत्म करने के 24 से 48 घंटे बाद तक भी यूटिलाइज होता रहता है, टूटता रहता है, क्योंकि वहां पर नई नई मांसपेशियों के निर्माण का कार्य चलता रहता है। तो शरीर से फैट, कार्बोहाइड्रेट सब टूटता बनता रहता है, तो फैट को कम करने में मदद करता है। फिर रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन, जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम हो जाता है, शरीर में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, शरीर से कैलोरी बर्न होता है, तो ऑटोमेटिकली शरीर में हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो हमारे टेंशन को कम कर देते हैं। हेल्प्स इन बेटर स्लीप, बेहतर नींद लेने में मदद करता है। वेट ट्रेनिंग करने के बाद शरीर से कैलोरी खर्च हो जाती है, शरीर में थकान होती है और शरीर में ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो कि वेट ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ही बेहतरीन नींद लेने में भी मदद करते हैं। इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म, आपका जो चयापचय है ये अच्छा कर देगा। चयापचय का मतलब है कम से कम ऊर्जा खर्च करने की दर, यानी कि रेट ऑफ मिनिमल एनर्जी एक्सपेंडिचर इन आवर बॉडी। जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है वो स्किनी रहते हैं, पतले रहते हैं, उनका शरीर ऊर्जा को खर्च करता रहता है। जिनका मेटाबॉलिज्म खराब है उनका शरीर ऊर्जा को स्टोर करता है, वो मोटे हो जाते हैं, उन पे फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, शरीर थुलथुला हो जाता है, बेकार हो जाता है। फिर इम्प्रूव्स योर इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो शरीर में नई आरबीसी, नई डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, नए लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है और ये शरीर में रोग से यानी कि डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल शुरुआत की है आपने वेट ट्रेनिंग की, आप कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन नहीं खेलना चाहते, लेकिन अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, फिटनेस अच्छी रखना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं, तो हफ्ते में 4 दिन कम से कम 30 मिनट का सेशन अगर आप करते हैं वेट ट्रेनिंग का तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा करना है तो ये निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, आप किस खेल से जुड़े हुए हैं। अगर आप प्योरली वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग या रेसलिंग से जुड़े हैं तो आपको 45 मिनट से ज़्यादा 1 घंटे सवा घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है दिन में 2 बार भी करना पड़े। उसके अनुसार खुराक भी लेनी पड़ेगी, डाइट भी उसके अनुसार ही कंज्यूम करना पड़ेगा। आप देखिए, देख पा रहे होंगे कार्डियो वर्सेस वेट लिफ्टिंग, ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। कार्डियो फैट लॉस के लिए अच्छा है, लेकिन ज़रूरी है कि हम कैलोरी को कंट्रोल करें। वेट लिफ्टिंग भी फैट लॉस के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ भी हमें कैलोरी को, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम कार्डियो करते हैं तो फैट बर्निंग तब रुक जाता है जब हम कार्डियो करना छोड़ देते हैं। लेकिन वेट ट्रेनिंग करने के बाद भी 24 से 48 घंटे तक फैट शरीर में टूटता रहता है। जब हम कार्डियो करते हैं तो ओवरलोड यानी कि शरीर पर लोड बहुत ही कम बढ़ा पाते हैं, तो शरीर में क्षमता में सुधार बहुत धीरे, बहुत ना के बराबर होता है। लेकिन जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो बहुत ही अलग अलग तरीकों से हम शरीर पर लोड बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण शरीर की क्षमता में सुधार भी बहुत तेजी से और अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम कार्डियो बहुत ज़्यादा करें तो हम रिजल्ट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुबले पतले, बहुत ज़्यादा स्किनी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे शरीर की जो मांसपेशी है वो अच्छी हो जाएगी, बॉडी टोन हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर खुला शरीर भी हम देखें दिखाएं तो वो भी देखने में बहुत ही बेहतर लगेगा। देखिए, वेट ट्रेनिंग के डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे
कि आखिर डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है वेट ट्रेनिंग का। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ इंजरीज, चोट लगने की संभावनाएं बहुत रहती हैं अगर हम बिना वार्म अप के करें। समझे, बिना वार्म अप के किया जाए, अगर अगर अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाया जाए, आपकी क्षमता है 25 किलो उठाने की और आप 40 किलो या 50 किलो पे हाथ साफ कर रहे हैं, तो क्या होगा, मांस फटने की संभावना है, कहीं से लिगामेंट टेंडन टूट जाने की संभावना है। अगर आपने भार गलत तरीके से उठाया है, अगर जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो जिस एंगल से, एंगल को कम करके वेट उठाना चाहिए, शरीर के जितना नजदीक रख के वेट उठाओगे उतना ही बेहतर उठेगा। लेकिन अगर आपने वेट को शरीर से बहुत दूर रख के उठाने की कोशिश की, उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि आपका मांस फट जाए, हो सकता है कि कहीं से हड्डी खिसक जाए, कोई टेंडन टूट जाए, कोई लिगामेंट टूट जाए। तो आप जानेंगे बिना वार्म अप के अगर करेंगे तो चोट की संभावना है, अगर क्षमता से अधिक वजन उठाएंगे तो चोट की संभावना है, और अगर गलत तरीकों से भार उठाएंगे तो भी चोट की संभावना है। एक और माइनस पॉइंट, रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर की लचकता को कम कर देता है। वेट ट्रेनिंग करने के बाद जब मसल्स का निर्माण हो जाता है, शरीर में डोलों का साइज ज्यादा हो जाता है, तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, लचकता कम हो जाती है। और एक सबसे ज्यादा बुरा साइड इफेक्ट है इसका, एडिक्शन। अब देखो, वैसे एडिक्शन साइड इफेक्ट नहीं है। एडिक्शन का मतलब है कि आपको वेट ट्रेनिंग की बिल्कुल आदत है, आप रोज करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये वेट ट्रेनिंग आपके पागलपन की जुनून तक चला गया, आपको मसल्स का साइज बहुत ज्यादा बनाना है, ये दिमाग में चढ़ गया आपके, तो फिर क्या करेंगे, वो एडिक्शन आपको डोपिंग करने पर मजबूर कर देगी। और जब आप डोपिंग करने लगेंगे, तरह तरह के स्टेरॉइड्स लेने लगेंगे और तरह तरह की दवाइयां खाने लगेंगे, फैट बर्नर्स का यूज करने लगेंगे, तो फिर वो शरीर में पूरा सिस्टम खराब कर देती हैं, हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देंगी आपका, और हार्ट से संबंधित बीमारी, किडनी से संबंधित बीमारी, लीवर से संबंधित बीमारी, तरह तरह की बीमारियां शरीर में हो सकती है। तो ये तीनों वेट ट्रेनिंग के डिसएडवांटेज हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी तक जो आपको सिखाया आप उसे सीख गए होंगे। आपको इस चैप्टर को पढ़ के सब कुछ याद करने में आसानी होगी। अगर दिक्कत महसूस होती है तो इसे रिपीट करके सुनिए और नोट तैयार कर लीजिए। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इस चैप्टर का बाकी बचा हिस्सा पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको आसन और आसन से संबंधित सही क्या है, गलत होने पर क्या विकृतियां हो जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बॉडी पोस्चर का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और ख़राब होने पर क्या नुकसान हो सकता है हमें, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। जय हिंद।